हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के हिंदी के इस पेपर को। और ये आपका 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इससे पहले हम आपको बता दें, 2022 से पहले आपका 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, इसके अलावा 18 हो गया, इसके अलावा 17 हो गया, 16 हो गया। इन सभी वर्षों के किसी को भी छोड़ा नहीं हमने। इन सभी वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी इसी चैनल पर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर PYQ की प्ले लिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आप देख लीजिएगा। सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास आपको दे दी गई है। ये PYQ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे लगातार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इन क्लासेस का लाभ लिया होगा, देखे होंगे, PYQ की सीरीज़ पढ़ी होंगी, तो उन्हें पता चल ही चुका होगा। वो स्टूडेंट्स अब कहीं भी छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि क्लास को एंड तक कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि PYQ सीरीज से बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज की क्लास का पहला प्रश्न लीजिए अपने सामने स्क्रीन पर उठाइए। आनंद, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो यहाँ पर संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में उनका स्वरूप चेंज हो चुका है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों की त्यों, जैसे वो संस्कृत में सेम टू सेम हिंदी में भी आ चुके हैं, सेम टू सेम, उनका कुछ भी स्वरूप चेंज नहीं हुआ है, वो सेम टू सेम जिस तरह से संस्कृत में उन्हें पढ़ा जाता है उसी तरह से हिंदी में भी उन्हें पढ़ा जाता है, हिंदी में भी वो बोले जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वो शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं, लेकिन जिनका स्वरूप चेंज हो चुका है उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, यानी कि विकृत होकर, यानी कि कुछ चेंजेस होकर हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें हम तद्भव बोलेंगे। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव हम कह देते हैं। जैसे आपका आग हो गया, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। आपको पता होगा क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। संस्कृत में इसे अग्नि बोलेंगे, लेकिन हिंदी में ये विकृत होकर आग बन चुका है। इसी तरह से वीर हो गया, छत हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। इसी तरह से आप देख सकते होंगे, ये यहाँ पर संस्कृत भाषा के शब्द बताए गए हैं जिन्हें हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आग, अग्नि, ठीक है, इस तरह से बताया गया है। और इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? आपको बताना है। ठलुआ, किलब, निहार, नीरजा, गिल्लू, ठीक है, इन चारों में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो नीरजा, निहार, गिल्लू, रश्म, यामा, अतीत के चलचित्र, ये सारी जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी की हैं। लेकिन यहाँ पर जो ठलुआ, किलब, ये जो रचना है ये बाबू गुलाब राय जी की है। आपको रख लेना याद। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप मारेंगे ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, पूरी तरह से मना कर देना। इसके लिए सटीक मुहावरा क्या मानेंगे आप? पूरी तरह से मना कर दिया। क्या अंधे की लकड़ी? बिल्कुल नहीं। अकल का दुश्मन होना? बिल्कुल नहीं। अंगूठा दिखाना? ठीक है, पूरी तरह से साफ साफ उसने मना कर दिया कि ना बाबा ना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मुहावरा क्या होगा, अर्थ क्या होगा? यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा अंगूठा दिखा दिया उसने आपको, पूरी तरह से साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा अंधे की लकड़ी का अर्थ भी आप देख लीजिए। अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख या बेवकूफ़ी के काम करना, इसे आप बोलते हैं अकल का दुश्मन होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बुद्धि नष्ट हो जाना, इसका मतलब होता है आपका अकल पर पत्थर पड़ना। ये मुहावरा, ये इसका अर्थ हो गया। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मधुशाला के रचयिता बता दीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ये उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति मधुबाला है। क्या है? मधुबाला। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत तथा आत्म परिचय आदि हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अगस्त से आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहन हैं वो बिल्कुल तैयार रहें। परीक्षा से पहले आपको मॉडल पेपर, आपको पता ही चल ही चुका होगा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं। तो इसी बात पर आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार क्लासेस को अटेंड कीजिए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, पुरानी क्लासेस को, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी PYQ सीरीज़ की।
प्रश्न संख्या 5 है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन, मापन, छात्र या शिक्षक, ठीक है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है, ठीक है। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग छात्र है, ठीक है। क्या है? छात्र, ठीक है। अध्यापन आप किससे कराएंगे, ठीक है। अधिगम कौन करेगा? ये छात्र करेगा, ठीक है। कौन करेगा? छात्र करेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो और अच्छी बात है, कर दीजिए अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो कथा सम्राट के रूप में हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र जी विख्यात है, क्योंकि इन्होंने हिंदी कहानी को जनजीवन की समस्याओं से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। किसने? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, ठीक है। और ये कथा सम्राट के रूप में हिंदी में विख्यात हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिख दीजिए। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इनकी जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आत्मकथा, इसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, आपको रखना है याद, ठीक है। इसके अलावा इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, इसके अलावा 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, इसमें पूछा गया कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा किसने किसको मारा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखकर बताया गया कि राम ने रावण को मारा। इस वाक्य को क्रम वाच्य में परिवर्तित कर दीजिए। तो कर्तवाच्य क्या है? राम ने रावण को मारा। ये कैसा वाक्य? ये कर्तवाच्य है, ठीक है। अब इसे क्रम वाच्य में आप चेंज करेंगे तो रावण राम द्वारा मारा गया, ठीक है। रावण राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, ये कैसा वाक्य? ये एक्टिव है और ये आपका पैसिव है, ठीक है। तो रावण, यहाँ से लिया आपने रावण, ठीक है। रावण, ठीक है, किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। ये आपका कर्मवाच्य हो गया। इस वाक्य में क्रिया मारा गया का रूप बदलकर कर्म रावण को प्रधानता दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 है, आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, ठीक है। कैसा होना? मूर्ख होना। जो किसी कार्य को सही करने के बजाय उसे और अधिक उलझा देता है, उसे मूर्ख की श्रेणी में आप रख देते हैं। अब इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? ब्रजेश तो आंधी खोपड़ी का आदमी है, उससे बात करेंगे तो आप अपना ही समय और दिमाग खराब होगा। इसलिए हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, सुलेख। सुलेख यानी कि स्पष्ट लेख। सुलेख अर्थात लिखावट सुधारने के लिए लिखा गया लेख सुलेख कहलाता है। सुलेख को सुंदर लेखन या हस्तलेख भी कहा जाता है। इसमें लिपि को सुंदर और आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। सुलेख का अभ्यास एकाग्रता, धैर्य और कल्पनाशीलता को विकसित करने में मदद करता है। अतः सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए होता है। सुलेख को अंग्रेजी में कोलियोग्राफी या और तथा गुड हैंड राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम सुलेख कहते हैं, कोलियोग्राफी या गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर आप 4 पंक्तियां लिख दीजिए। तो गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंस डे जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, जो कि अभी आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद है, तो वो भी एक राष्ट्रीय पर्व है। तो इस पर कुछ पंक्तियां इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं गांधी जयंती पर, जो कि 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, आपको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं इस राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व पर। तो गांधी जयंती हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। ये हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है, ये भी रख लेना आपको याद। और अगला पॉइंट है, बताया गया कि महात्मा गांधी को बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 बताया गया कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सत्य, शांति और अहिंसा के समर्थक थे। इसके अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसकी क्लासेस आपको अलग से दे दी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को कर देना शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्रीवियस क्लासेस को जाकर जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस क्लासेस का मतलब है कि जो पुराने पेपर हैं 2020, 19, 18, 16, 17, ठीक है, इन सारे वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए इसी चैनल पर। तो कर लीजिए, जाकर उन चैनल को देख लीजिए, उस क्लासेस को देख लीजिए जाकर। जल्द से जल्द PYQ की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सके, उनका भी भला हो सके। बाकी ये तो आपको पता चल ही चुका है कि अगस्त के लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। और दोस्तों, आज की इस क्लास को अब हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद